सो लेट्स स्टार्ट। भैया चैप्टर का नाम है आज का, चिल्ला के बताओ सबके सब, ऑर्गेनाइजिंग। भैया चलो अटेंटिव हो, कम टू द बोर्ड, सब ध्यान से देखना है, बस सुनते ही चलना है। जरूरत लगे तो नोट करना, और लगे कि जल्दी चल रहा है तो सारी क्लासेस बीसीसी ऐप पे डल जाती हैं, उसके बाद घर पे फास्ट फॉरवर्ड करके नोट्स बना लेना। ठीक है जी, नोट्स जरूर बना लेना पेपर के अंदर, अदरवाइज कभी कई बच्चों को मैंने देखा भैया पेपर में क्या करते हैं, वीडियो ही देखते रह जाते हैं कि वीडियो के भरोसे पेपर में मत रहना, वो गलत होगा, पाप होगा। बहन में खून नहीं खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो आपके स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। पेपर को लेके डरना नहीं है, देख बिल्कुल भी अच्छी तैयारी है ना, तो पेपर को लेके नहीं डरना। अच्छे से करना है प्यारे दोस्तों। नोट्स कब बना के रखने हैं, पहले पेपर्स के दौरान कोई वीडियो वीडियो नहीं देखनी कभी। जो बोलो बीसीसी ऐप है, सारी क्लास है, सुबह से शाम तक कान में फुक्की फुक्की समझते हो ना, लगा के सामने स्क्रीन लगा के बैठे रहो और सारे दिन दिमाग का पोपट बना दो। क्लियर है? तो सारे नोट्स जो बनेंगे उसको करना है। और कौन सी बुक पेपर के दौरान रिवाइज करनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए नोट्स एज वेल एज एनसीईआरटी, दो को गो थ्रू करें, दैट्स इज एनफ। एनसीईआरटी की पिक्चर सारी अच्छे तरीके से देख लें, दैट्स द इम्पॉर्टेंट। हालांकि बिजनेस स्टडी के स्लाइड शो के अंदर मैं सारी डाला हूँ, पर फिर भी आखिरी एक दिन के अंदर वो देख लेना उपयुक्त रहेगा। ठीक है ना भैया? सो एक में तो बार बार एंटर कर रहा है, उसकी एंट्री नहीं हो पा रही, मैं उसको एडिट कर दूँ एक बार और। चलो दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स ओके। ऑर्गेनाइजिंग, प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे पहले लेते हैं मीनिंग को। किसको भैया? मीनिंग को। 3M बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन, मटेरियल और मशीन। दोबारा बोलना, 3M से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हमें जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को इकट्ठा कर लें, जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को इकट्ठा कर लें पोएटिक होने के लिए। और याद करने के लिए ना कुछ कोड वर्ड्स बनाते हैं, बोले तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें इकट्ठी करें, 3M। 3M से क्या बनेगा? मैन, मटेरियल और मशीन। प्यारे दोस्तों, साथ में वर्क को भी अरेंज कर लें। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट? प्रोवाइड एवरीथिंग यूजफुल, जो भी हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है वो सारी चीजों को प्रोवाइड कर दो। मैन, मटेरियल, मशीन और फिर क्या? काम। प्यारे दोस्तों, ये हम हेनरी फेयल की डेफिनेशन को लेके आए। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, इट इज टू प्रोवाइड इट विद एवरी यूजफुल थिंग टू इट्स फंक्शन। काम करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है सब इकट्ठा कर लो। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? मैन, मटेरियल, टूल्स, मशीन की जगह इसने टूल्स कहा था। फिर देन कैपिटल एंड पर्सनल, पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, और लोग, जिन भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजों को इकट्ठा कर लो। क्या, किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कंसंट्रेट करते हुए कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को कंसंट्रेट करने के लिए करते हुए जितने मटेरियल, मैन की जरूरत है उसको इकट्ठा करो, मटेरियल को, मशीन को और वर्क को। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है ना? कुछ पिक्चरें मैं आपके सामने लेके आऊंगा, एक आइडियोलॉजी है। जल्दी से, जितना तेजी से आप, अगर मित्रों ने नोट्स नहीं बना रखे तो बनाते चलना, मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों, ये सेकंड पिक्चर कहती है कि सारी ऑर्गेनाइजिंग में सब चीजों को सिस्टमेटिक अरेंज करो, और वो सारी की सारी कंसंट्रेशन किसके ऊपर होनी चाहिए? सारी चीजों को अरेंज करने की कॉमन गोल पे, कॉमन ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव इज मेन हियर। प्यारे दोस्तों, ये एक अगली पिक्चर है, पैसा, मैन, मशीन, सिस्टम, सब चीजों को अरेंज कर लेना क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। अगली पिक्चर बड़ी शानदार है, कुछ मित्रों ने पहले देखी होगी। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप अलग अलग हैं, तो प्यारे दोस्तों दिस इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट छोड़ेगा या खा जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन इफ यू आर ऑर्गेनाइज तो आप बड़े शेप बना लोगे, और आप एनवायरमेंट से अपने रिसोर्सेज को निकाल लोगे, आप एनवायरमेंट को खा जाओगे। ये ऑर्गेनाइजिंग का थीम है ना भैया। फिर यहाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सोनी बताएगा ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या। खड़ा हो गया, तू पहले बताता था अच्छे से, पेपर दिए, जुम्मा जुम्मा महीना नहीं हुआ भाई, और अभी भूल गया, ये अच्छा नहीं। प्यारे बैठ। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त काम को किस में बांटेंगे? पूरे काम को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में बांट लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या करेंगे भैया? तो जैसे कि हमने काम बना लिया, एक परचेज का काम करना है, एक प्रोडक्शन का काम करना
है, एक सेल का काम करना है, एक सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज बोले तो संभालने का काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना है। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, काम का बंटवारा कर लिया, अब हर एक काम का अलग डिपार्टमेंट बना दो। दूसरी चीज क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक कीवर्ड बोले तो दूसरा स्टेप क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत केस स्टडी बनती है इसके, इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है भैया। पहला काम दोबारा बताओ क्या था भैया? डिवीजन ऑफ वर्क। और काम के बेसिस पर हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट्स बना देंगे। अच्छा, अब डिपार्टमेंट बना देंगे तो डिपार्टमेंट बनाने के बाद उसके अंदर लोगों को अपॉइंट कर देंगे। लोगों को अपॉइंटमेंट करने के बाद सबसे पहले उनको क्या देंगे? ड्यूटीज देंगे। क्या देंगे? ड्यूटीज। उनको बताएंगे क्या क्या काम करना है। अच्छा, ड्यूटी के साथ में क्या प्लस में और दोगे? रिट्रोस्पेक्टिव अथॉरिटी। क्या जरूर दोगे? किसी को भी एक ड्यूटी असाइन करो तो उसके साथ रिट्रोस्पेक्टिव क्या देना है? अथॉरिटी। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ये जितनी ड्यूटी दी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने ऑब्लिगेशन दी, उतने की ही उसको अथॉरिटी देनी है, ना कम ना ज्यादा। सो प्यारे दोस्तों, then the last and very important is establish reporting relation। भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट बना होता है, सबसे ऊपर चार्ट सीईओ नाम, फिर उसके अंदर चार डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, उनके नाम, फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर दो असिस्टेंट मैनेजर, एंड दिस इज, ये चार्ट बताता है असिस्टेंट मैनेजर को डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करना है, डिपार्टमेंटल हेड को सीईओ को रिपोर्ट करना है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। हर पर्सन का ये रिलेशन होना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड दैट रिपोर्टिंग चार्ट, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, है ना भैया? कौन किसके प्रति जवाबदेही है। सो दिस इज माय फोर्थ टास्क। कितने काम है भैया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के? 4। आगे पीछे नहीं हो सकते, प्रोसेस सिस्टमैटिक चलेगा। पहला काम चल आगे बोलो, डिवीजन ऑफ वर्क, याद आ गया ना सोनी? दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल देते हैं, चौथा एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमारा कोई कहेगा फ्लो बताओ और आखिरी पार्ट बताओ ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, या पहला बताओ, या ये कह देगा डिवीजन ऑफ वर्क के बाद क्या आएगा, या केस स्टडी में आएगा कि भैया आप सीईओ, आपने काम का बंटवारा कर लिया, परचेज, प्रोडक्शन, सेल एंड एचआरएम, अब आपने डिवीजन ऑफ वर्क के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है। तो ये चारों ऑप्शन दी होगी तो हम क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहेंगे भैया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत केस स्टडी बन सकती है। सो जल्दी से करते चलना। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बाद आगे चलें दोस्तों। द नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग के फायदे क्या है भैया? ऑर्गेनाइजिंग के जितने बिजनेस मैनेजमेंट के फायदे लिख सकते हो सारे इसके अंदर ठोक सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आता था सबसे इंपॉर्टेंट है डबल आर। क्या भैया? किसी को याद हो तो डबल आर कोड वर्ड बनाया था? हाँ याद आया? चिल्ला के बोलना भाई, कोई बोला तो सही, वो दिख नहीं रहा लेकिन। हाँ, रोल क्लियरिटी, और एक और डबल आर से एक और रिलेशन क्लियरिटी। इसमें दो खास होते हैं, बाकी सारे बना दो, बन सकेंगे। सबसे पहले क्या भैया? रोल क्लियरिटी। पहले इसको समझना, रोल क्लियरिटी मींस व्हाट भैया? हर आदमी को क्या करना है, उसका रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से समझ में आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पता चलता है कि उसका रोल क्या है। वो सीईओ है, वो जनरल मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, क्लर्क है, वर्कर है, किससे पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है। फिर दूसरा पता चलता है डबल आर में, रिलेशन क्लियरिटी। भैया उसका बॉस कौन है, उसके सबॉर्डिनेट कौन है, उसकी जवाबदेही, आंसरेबिलिटी किसके फेवर में, वो किसको ऑर्डर दे सकता है। तो दो आर कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? रोल क्लियरिटी और रिलेशन क्लियरिटी। और किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फायदा हमने बताया था, उसके बाद वाले फंक्शन में तो काम करेगा ही करेगा। ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा। ये तो आएगा ही आएगा ना भैया? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। ऑर्गेनाइज करते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम लोग करें। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेट में ये लोगों को किस तरीके से डेवलप करें, लोगों की ग्रोथ कैसे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे क्या है इसके फायदे, है ना भैया? इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करेगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करेगा। जितने मर्जी बनाओ सब चुक जाएंगे। दो खास क्या थे? डबल आर। डबल आर से क्या बनाया था? रोल क्लियरिटी और रिलेशन क्लियरिटी। फिर आगे चलें दोस्तों,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लोग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक ही मानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं उसको बनाने के कैसे कैसे तरीके हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। इसका लिए पिक्चर बना के लेके आया, जरा ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्किंग ऑफ, सबसे पहले किस चीज का नेटवर्क है, सबसे पहला जॉब पोजीशनिंग। भैया कौन कौन आदमी किस किस पोजीशन पे होगा, दैट इज कॉल्ड जॉब पोजीशनिंग। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होंगी, उसके पास क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आएगी उसके साथ रिट्रोस्पेक्टिव उसकी क्या बताएंगे, हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, हर एक आदमी की रिट्रोस्पेक्टिव अथॉरिटी बताएंगे। और ये किस लेवल पे भैया, एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल याद दिला दो, कौन कौन से थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिलेशन सब लोगों से है या मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट से। 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताओ क्या क्या है, जॉब पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस चार्ट के सारे वर्ड को जोड़ो तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नेटवर्किंग ऑफ ऑल जॉब पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की वर्ड 4 है, 4 को जोड़ के कोई भी लिख लेना, तेज तेज चलते रहना, ठीक है। चलूं आगे, कितना हो गया, चले दोस्त। द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब कैसा कैसा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सबको याद होंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन कौन से स्ट्रक्चर है मन, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ले रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। किसको भैया, फंक्शनल स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चलता है, फंक्शन बोले तो वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग वर्क का डिवीजन करेंगे हम, और वर्क के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बना देंगे, काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर भैया, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर वर्क के अकॉर्डिंग नहीं बांटते, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से बना रहे हैं हम, अगर हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो चारों प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। क्लियर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, काम के अकॉर्डिंग। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। कैसे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डीपर चलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी एजीएम के अंदर मिलते हैं। एजीएम की फुल फॉर्म एनुअल जर्नल बॉडी, कंपनी एक्ट 2013 कहता है सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साल के अंदर एक बार एनुअल मीटिंग के अंदर मिलना है, और वो एजीएम के अंदर सिलेक्शन करते हैं किसका, एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर का, सीईओ का। ये मैनेजिंग डायरेक्टर सारे काम करता है मैनेजमेंट। अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, वर्क के अकॉर्डिंग। वर्क क्या होता है प्यारे दोस्तों, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग कह लो या सेलिंग कह दो। फिर कुछ लोग फाइनेंस लिख देते हैं, कुछ एचआर है, हमने दोनों लिख दिया। क्लियर है ना। तो पहला डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड एचआरएम डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, वो माल खरीदने का काम करेगा। और एक खरीदारी किस किस चीज की कर सकते हैं, एक तो रॉ मटेरियल की कर सकते हैं और एक कैपिटल गुड्स की खरीदारी कर सकते हैं। किस किस की भैया, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल की परचेज ये करेगा, और जो भी इनपुट लगेगा, मशीन और भी कोई चीज चाहिए तो सारी खरीदारी की जिम्मेदारी इन्हीं की है ना। तो परचेज ऑफ इनपुट, कैपिटल गुड्स बोले तो। अब ये इन जो भी परचेज करेगा उसका हिसाब किताब भी यही रखेगा ना। तो इनके 3 काम क्या क्या हो गए परचेज डिपार्टमेंट के, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इनपुट बोले तो कैपिटल गुड्स, और फिर इन दोनों की क्या करना, रिकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्या था भैया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस होगा प्रोसेस फॉलो करेगा। प्रोसेस को फॉलो करते वक्त किस चीज का खास ध्यान रखना है, क्वालिटी का। किसका भैया, जो हमने प्लानिंग करते वक्त स्टैंडर्ड्स बनाए हमारी प्रोडक्शन उसी के रिट्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल करेगा। प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल ये इनका मेन 2 काम है, प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन बीच बीच में मशीनें बचेंगी या टूट फूट भी होगी, टूट फूट होगी तो क्या करेंगे मशीनों को, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 3 इनके बड़े काम हो गए। अब आते हैं मार्केटिंग पे। किस पे भैया, मार्केटिंग हमारा सेकंड बुक का बड़ा चैप्टर है। बड़े इस चैप्टर में 4P मॉडल था, याद दिलाना कौन कौन सा मॉडल था। 4P मॉडल के अंदर 4 मिक्स कौन कौन से थे, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स। चलो 4 बताओ दोबारा क्या क्या, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स,
प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, और इन चारों के बारे में हम डिसाइड करें, चारों के बारे में स्ट्रेटेजीज बनाएं, चारों के बारे में रूल रेगुलेशन बनाएं, चारों को इंप्लीमेंट करें, एंड दैट इज कॉल्ड, कौन सा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। कौन सा डिपार्टमेंट करेगा दोस्तों? फिर फाइनेंस और एचआरएम हम दोनों लिए। तो फाइनेंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बता भाई रातावाल। हाँ बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सबसे पहले हमारे को कितने पैसे की जरूरत है, और फिर इसके अंदर डेब्ट इक्विटी मिक्स कितना होगा। क्या भैया? फाइनेंशियल, इसके अंदर अच्छा होगा पहले फाइनेंशियल प्लानिंग लिख दे, सीक्वेंस में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, हमें फ्यूचर में कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ये प्लान कर ली। फिर वो पैसा हम डेब्ट से भी ला सकते हैं और इक्विटी से भी ला सकते हैं। कहां से पसंद करोगे? दोनों से, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट जो इनको ब्याज दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, वो कंपनी के हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एचआरएम के दो पार्ट आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें कितने लोगों की और किस एफिशिएंसी के लोगों की जरूरत है। फिर प्यारे दोस्तों, उन एफिशिएंट लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट करना और रखना ही नहीं, डेवलप भी करना। क्या करना? Human resource planning and human resource development. So these are the various work under these four department. चारों डिपार्टमेंट के नाम और वो डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेंगे, उनके डिवीजन। अब इसी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है दोस्तों? फंक्शनल स्ट्रक्चर। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले ये केस स्टडी में उम्दा आएगा, बार बार केस स्टडी आती है। आप सपोज करो कहेगा पंखे बनाते हो लार्ज क्वांटिटी के अंदर, हजारों की तादाद में आप फैंस बनाते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे या फंक्शनल स्ट्रक्चर? तो प्यारे दोस्तों, इसके डिसीजन लेने के कुछ कारण है कब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल होगा। सबसे पहला, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, नहीं तो डिपार्टमेंटलाइजेशन सस्ता प्रोसेस थोड़ना है। और प्यारे दोस्तों, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली क्वालिटी क्या थी, सब बताओ? इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेशन है ये इसकी। सो प्यारे दोस्तों, दूसरी क्वालिटी क्या थी? वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मींस क्या? एक ही प्रोडक्ट बनाए या एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए? एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए। सपोज करो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रहे हैं, फैन बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं और कूलर्स बना रहे हैं, तो दे आर सेम सिंगल प्रोडक्ट लाइन, है ना भैया? देन वी शुड फॉलो, सबके अंदर एक ही पंखा लगेगा, मोटर लगेगी, थोड़े से मैकेनिज्म फर्क होंगे, प्रोसेस और मशीनें हमारी एक जैसी लगेंगी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वन प्रोडक्ट लाइन है। क्लियर है ना? जब वन प्रोडक्ट लाइन हो और लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करता हो तो फंक्शनल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो इसी को लगना चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सब बताओ? हाई डिग्री ऑफ। तो हमें चाहिए परचेज वाला डिपार्टमेंट इतना सस्ता माल खरीद के लाए और लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्वांटिटी लार्ज होने का फायदा मिल सके। तो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आएगा ना। हाई डिग्री ऑफ, दोबारा बताना, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्लियर है ना भैया? सो ये तीन चीजें अगर हो तो पक्का हमें कौन सा स्ट्रक्चर लाना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो आप रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर हो, रेडीमेड गारमेंट्स में आप सपोज करो जेंट्स ट्राउजर्स और शर्ट्स बनाते थे, अब वुमेन्स वियर भी ऐड कर रहे हो, क्या आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे या फंक्शनल स्ट्रक्चर? क्यों फंक्शनल स्ट्रक्चर? एक ही प्रोडक्ट लाइन है, कपड़ा, रॉ मटेरियल, स्टिचिंग प्रोसेसेस से, मशीनों में वही मशीनों की जरूरत पड़ेगी, पक्का ना भैया? सो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ आप फर्नीचर के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर करोगे? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं चल सकता, वो बिल्कुल अलग डिवीजन है। कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर आते हैं इसके फायदे और घाटे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला बड़ा फायदा, हाई डिग्री ऑफ कौन सा स्पेशलाइजेशन? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सब डिपार्टमेंट अलग अलग अपना काम करते हैं, तो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बड़ा इजी होता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इससे घट जाती है या बढ़ जाती है? क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम होती है। कॉस्ट मिनिमम नहीं होती टोटल, क्या कॉस्ट मिनिमम होती है? कॉस्ट पर यूनिट, या कोई इकोनॉमिक्स को जानता है तो मार्जिनल कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है। कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट नहीं कह रहा मैं, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। सो प्यारे दोस्तों, डिसएडवांटेज क्या है?
इसके अंदर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट सेल को नहीं देखता, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, सेल डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बहुत बार डिसऑबे कर देते हैं। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, जब भी हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो नई प्रोडक्ट लाइन को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये क्या नहीं है भैया? आप 10 तरह के प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं जोड़ सकते, सेम प्रोडक्ट लाइन हो तो जोड़ सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इंटर इंटर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना आसान नहीं होता। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, कौन सा स्ट्रक्चर किया था अभी हमने? फंक्शनल स्ट्रक्चर। मीनिंग पढ़ा, मीनिंग पढ़ने के साथ चार्ट पढ़ा, कब सुटेबल होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। दूसरे पे आए, कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे? डिपार्टमेंट बनेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग? हाँ, प्रोडक्ट नहीं लिखना, एमसीक्यू में आया तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग बांटेंगे। जैसे कॉस्मेटिक एक अलग हो गई, पतंजलि की बात करें, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस आर देयर। तो कॉस्मेटिक के भी वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, शैम्पूज दे आर प्रोड्यूसिंग। तो उन सब एक प्रोडक्ट लाइन को एक बनाया, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक। फिर क्या भैया? गारमेंट्स। फिर क्या भैया? फुटवेयर। फिर दवाइयों के लिए स्किन केयर, पतंजलि स्किन केयर मेडिसिन बनाती है ना बहुत सारी। सो प्यारे दोस्तों, अलग अलग जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ले रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अंडर। आर यू गॉट इट? अब पहली प्रोडक्ट लाइन क्या थी हमारी? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्या क्या काम करेगी? एक ही डिपार्टमेंट में सारे काम होंगे कॉस्मेटिक की, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआरएम। फिर गारमेंट्स में भी यही काम अलग से होंगे। फिर प्यारे दोस्तों, फुटवेयर में भी उसके अलग से चारों यही काम होंगे, और स्किन केयर में भी यही काम होंगे। इसका सबसे बड़ा घाटा डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होता है। चारों अलग अलग डिपार्टमेंट परचेज का काम चारों करेगी, तो हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं आता। क्या नहीं आता दोस्तों? हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं आता। अच्छा, आप बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशन कब सुटेबल होगी? जब हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए हो या हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए हो? तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए हो। सो प्यारे दोस्तों, और डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हो हमारे पास प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट्स में क्या हो? तो सबसे पहले क्या? मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए, और हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन नहीं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, तब हम क्या करते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर रखते हैं। क्लियर है ना भैया? सो डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या क्या फायदे हैं? फ्लेक्सिबल है, जितने मर्जी नए नए डिपार्टमेंट खोल लो, नए नए प्रोडक्ट जोड़ते जाओ, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल। सो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आसान होता है। कॉस्मेटिक वाले स्किन केयर से लड़ेंगे ही नहीं कभी, वो अपने आप ही पूरे होंगे। कौन सा कोऑर्डिनेशन आसान होता है? इंटरनल डिपार्टमेंट। और सभी डिपार्टमेंट सभी अपने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर ले तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपने आप से अचीव हो जाते हैं ना भैया। जितना मर्जी ग्रोथ कर लो, पूरे वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ लो, इसमें संभव है। सो प्यारे दोस्तों, डिसीजन क्विक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक डिपार्टमेंटल हेड को दूसरे डिपार्टमेंटल हेड या जनरल मैनेजर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। स्किन केयर वाला डिपार्टमेंटल हेड अपने आप में स्किन केयर के रिगार्ड में कुछ भी डिसीजन ले सकता है, वो फुटवेयर वाले के पास जाके कंसल्ट नहीं करेगा। सो क्विक एंड इजी डिसीजन। डिसएडवांटेज क्या है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज नॉट देयर। कौन सा स्पेशलाइजेशन? और यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होता है। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होने के कारण एक काम बार बार चार चार लोग करते हैं, इसीलिए कॉस्ट कम होती है, बढ़ जाती है। इफेक्टिव कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। सो नॉट सुटेबल फॉर, जो जब किसी एक प्रोडक्ट को बहुत लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट वाला, स्किन केयर वाला, सेल्फिश एटीट्यूड दिखाता है दूसरे डिपार्टमेंट के प्रति। क्या ये समझ में आता है? तो दीज आर द मेरिट एंड डिमेरिट्स, एंड किसके लिए सुटेबल होगा, ये सारी चर्चा में किया। सो प्यारे दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। किसकी भैया? तो हमने पहले पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फिर पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग। स्ट्रक्चर के दो टाइप बताओ, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजन। अभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन के टाइप कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा मैं, अब ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड फॉर्मल, अदर इज कॉल्ड इनफॉर्मल। तो ऑर्गेनाइजेशन पहली टाइप फॉर्मल।
फॉर्मल का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे जानबूझकर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए खुद बनाते हैं, डेलिब्रेटेडली बनाते हैं, प्लान करके बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं इसके अंदर, और सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी होता है. सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल. तो डेलिब्रेटेड, जानबूझ के बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. रूल्स रेगुलेशन होगा, इसका खास प्रोसीजर होगा, इसमें किस किस का अथॉरिटी क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, डिफाइंड, वेल डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट होगा. ये ऑर्गेनाइजेशन किसको अचीव करने के लिए बनाती है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक दूसरे की हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए खुद से डेवलप हो जाती है. डेवलप नहीं करता, प्लान करके डेवलप नहीं करते. एंड दैट टाइप इज कॉल्ड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल. एक कॉलेज के अंदर 10 लोग मिले, आपस में फ्रेंड बन गए, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इनफॉर्मल, है ना भैया? सो इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती, कौन किसका बॉस, कौन किसका सबॉर्डिनेट, कोई फिक्स कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती. किस बेसिस पे बनाया जाता है? एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए. पक्का ना भैया? इसके अंदर डीपर चलेंगे. कौन कौन से दो टाइप थे भैया ऑर्गेनाइजेशन के? फॉर्मल और इनफॉर्मल. पहला टाइप क्या था? फॉर्मल. फॉर्मल और इनफॉर्मल, पहले फॉर्मल पे चलते हैं. फॉर्मल के क्या क्या फायदे भैया? आसानी, इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तय करते हो, सबको पता होता है किसकी क्या जिम्मेदारी. तो इजीली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कोई भी काम डुप्लीकेट, बार बार कोई काम होता ही नहीं, क्योंकि हम डिफाइंड करके बनाते हैं, तो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क करते ही नहीं. प्यारे दोस्तों, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन किसको अचीव करने के लिए बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए. क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट होता है इसके अंदर. प्यारे दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर्मल का एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन का होना. क्या, किसका होना? रूल्स एंड रेगुलेशन अगर एक्सेसिव है, एक लिमिट से ज्यादा है, तो पीपल्स छोड़ेंगे, रिटेलिएट करेंगे, तोड़ते हैं, उनका मन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. लैक ऑफ इनिशिएटिव, सब पर्सन को डिफाइंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और साथ में ही कहते हैं अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के विद इन काम करना, बियॉन्ड मत जाना. इस कारण से इनिशिएट एक्शन के प्रिंसिपल का वायलेशन होता है यहाँ पे. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल नहीं है. फॉर्मल है तो डिफाइंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है, हम इसको जानबूझ के अपने आप से बहुत बड़े तरीके से बड़ा या फैला नहीं सकते. सॉल्यूशन डिले होता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से डिस्कशन किए बगैर, बॉस से पूछे बगैर हम कोई भी काम नहीं कर पाते, इसीलिए सॉल्यूशन डिले होता है. टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है ना भैया? इससे खर्चा भी बढ़ता है, ऐसे नहीं बनेगी, कॉस्ट आएगी ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की. नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल. नमन भाई क्लास में आ जा. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का सबसे बड़ा, अच्छा, एक कॉलेज के अंदर या एक स्कूल में 50 फ्रेंड्स हैं, तो 50 फ्रेंड्स में आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई. ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा, एक बात को फॉर्मल लाइन से पहुंचाना है, या एक बात को अपने आप ही फैल जाएगी? अपने आप ही फैल जाएगी. तो इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन बहुत स्पीडी होता है. सोशल जस्टिस या सोशल नीड या हेल्प के लिए एक दूसरे के साथ बनाते हैं. इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेना हो तो किसी दूसरे से पूछना होता है क्या? क्विक डिसीजन होता है, सॉल्यूशन जल्दी से निकल जाता है. इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल. 50 दोस्त है, 500 भी बना लो, क्या जा रहा है? क्लियर है ना भैया? इसके डिसएडवांटेज क्या है? कोऑर्डिनेशन मुश्किल से होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होता है, कोई असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी चार्ट नहीं होता. नहीं होता ना भैया? कम टू द नेक्स्ट. इसी से बनेगा, एक कम्युनिकेशन में आएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेम आएगा. प्यारे दोस्तों, डिफरेंस की बात इसी से बन जाती है, सारे डिफरेंसेस तो है. प्यारे दोस्तों, फिर हम आगे चले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सा है. व्हाट इज दिस? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. हाँ आदित्य, क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? नाम है, बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं. हाँ मेरे दोस्त, उसमें चार्ट में क्या लिखा उससे नहीं पता चलेगा. क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी कोई हद नहीं. समर, क्या होता है दोस्त स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? आपका नाम मेरे भाई? सुगम, सुमन. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सुमन दोस्त? अमन तो जरूर बता देगा.
आधा सही है, 50% सही है, पर एमसीक्यू में 50% सही को गलत ही मानते हैं दोस्त। हाँ पार्थ। ए यार पास पहुंच गया, नहीं पहुंचा। हाँ सोन। नो 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 नो। हाँ और शायला, अरे कोई तो बताओ। ये अच्छा नहीं है, ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक एक बॉस के अंदर, दोबारा देखना भैया, एक बॉस कितने लोगों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये नहीं है कितने लोग काम करते हैं, एक आदमी के अंदर 10,000 लोग काम करते हैं, संभलते ही नहीं, दैट इज नॉट अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक आदमी अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी, मैनेजर एफिशिएंसी को लेकर कितने लोगों से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है ना भैया? पक्का आ गया? कीवर्ड लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ना? तो एक बॉस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, क्लियर है, एंड दैट इज डिफाइंड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग, आप इसके ऊपर पूरा का पूरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे एक बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हो। सो इसके लिए कॉलेज के टीचर लोग, प्रोफेसर लोग बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस। तीन चीजें आते हैं जिसे डेलीगेशन ट्रायंगल भी कहते हैं। पहली चीज, पहली पहली तीनों बोल दी सबने, आवाज कभी कहीं से अथॉरिटी आई, कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं से अकाउंटेबिलिटी, तीनों तो आ गई, पर तीनों में पहले क्या होगा? सबसे पहले प्यारे दोस्तों अथॉरिटी दे दोगे, बिगाड़ोगे लोगों को। तो सबसे पहले अथॉरिटी दें या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? आगे पीछे मत कर देना, सबसे पहले क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसकी रिट्रोस्पेक्टिव क्या देंगे? अथॉरिटी। प्यारे दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देखकर नहीं छोड़ देंगे, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेंगे। भैया उसका टारगेट क्या है, और अगर वो टारगेट पूरा करे तो उसकी जवाबदेही, उसकी आंसरेबिलिटी किसके फेवर में है, तो उसका बॉस कौन है, एंड दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तीन प्रोसेस के अंदर है। सबसे पहला बताओ क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा एक बार बताओ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लागू किया? नहीं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं ना। सब बताओ कौन सा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसने तो कहा था अथॉरिटी के साथ रिट्रोस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी। यहाँ पर एक चीज फालतू जोड़ी है, क्या? अकाउंटेबिलिटी, है ना भैया? हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया तो किसको आंसरेबल होगा, नहीं किया तो किसको आंसर देगा। क्लियर है ना? अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस अकाउंटेबिलिटी से एक प्रिंसिपल नया बनता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अरे भैया तुम्हारी आंखों की चमके कहां गई? ए अर्णिमा बहन, कहां गए? भूल गए ये सारे शब्द? क्या था? चिल्ला के बताओ, चिल्ला के बता मेरे भाई। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस तो आ गया नहीं, प्रोसेस के बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी? कृष्णा बता दोस्त, कल तो अच्छा अच्छा बोल रहा था, इतना इंपॉर्टेंट भूल गए। हाँ मेरी बहन, हाँ बहन खुशी, क्या नाम? महक? नो, वो गलत है। हाँ खुशी, ट्राई करेगा, आता है तो बोल रहा, चल ट्राई कर। नो, ये तुक्का मार प्रतियोगिता है। दिस इज द प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनना। आप बोर्ड पे, आप सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हो, तो बॉस बोले तो सीईओ हो, सीईओ डेलीगेट कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या डेलीगेट कर सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट के अंदर, डिपार्टमेंटल हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। अब सारी अथॉरिटी, सारी पावर किसके पास होती है?
सीईओ डेलीगेट कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अथॉरिटी भी देनी ही पड़ेगी उसे। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उस काम को पूरा करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी। पर प्यारे दोस्तों, अगर ये दोनों लोग डिपार्टमेंटल हेड कामयाब नहीं हुए तो जिम्मेदारी किसकी होगी, बॉस की। किसकी होगी, तो ये अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। ये किसको डेलीगेट नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा बताओ, कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ, क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई भी बॉस डेलीगेट कर सकता है किसको, अथॉरिटी। किसको डेलीगेट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता। पक्का ना भैया। सपोज करो आपने टारगेट बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया कि प्रॉफिट 5 लाख रुपए कमाएंगे इस साल सीईओ ने, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्होंने टारगेट दे दिया प्रोडक्शन मैनेजर को 1000 शर्ट्स बनानी है। प्यारे दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं बना सका, जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, बॉस की सबसे पहले है। उससे छोटी जिम्मेदारी होगी प्रोडक्शन मैनेजर की, पहले किसकी जिम्मेदारी है, बॉस की। बॉस अपनी जिम्मेदारी को डेलीगेट नहीं कर सकता। अब इस पे केस स्टडी आती है प्यारे दोस्तों। सपोज करो आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, कौन से मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो। आपको टारगेट बनाया 500 शर्ट बनानी है 4 दिन के अंदर। आपने अपने असिस्टेंट मैनेजर को ये जिम्मेदारी दे दी, असिस्टेंट मैनेजर ने ये जिम्मेदारी आगे वर्कर्स को दे दी। वर्कर ने 500 की जगह 450 शर्ट बनाई। टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। वी आर नॉट इफेक्टिव। क्लियर है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हमने काम पूरा नहीं किया, इफेक्टिव नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, कहेगा अकाउंटेबिलिटी किसकी है, प्रोडक्शन मैनेजर की, द बॉस की। सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी है ना, ठीक ढंग से नहीं किया उसने ट्रेंड लोगों को। आर यू गॉट इट। क्या क्या डेलीगेट कर सकते हैं, दोबारा बताओ, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना, पेपर में मैं जरूर याद आऊंगा, ये पक्का आएगा, केस स्टडी आएगा और ये पूछ लेगा। इसमें क्या पूछता है, बोला कौन सा प्रिंसिपल लगा। अब जैसे ही आता है कोई प्रिंसिपल, वो 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट वाले तो आ जाते हैं, पर ये आता ही नहीं दिमाग में, तो इसको याद रखना, हाईलाइट करके लिख लेना भैया इसको। द नेक्स्ट वन इज, इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कई बार आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इसको डेलीगेशन प्रोसेस नहीं कहते, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कहते, कह के देते हैं डेलीगेशन ट्रायंगल। पहला काम क्या है भैया, पहले क्या देना, फिर दूसरे नंबर पे, फिर अथॉरिटी के साथ रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है ना भैया। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये इसके अंदर सबसे पहले क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा, किसको देगा, सबऑर्डिनेट को, है ना भैया। इससे उसका वर्कलोड वही रहेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, वर्कलोड कम हो जाएगा। वर्कलोड कम नहीं हो तो ये एफिशिएंटली काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वर्कलोड कम हो जाएगा तो ये सारी चीजों को प्लानिंग के अंदर, रूल्स रेगुलेशन को बनाने में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकेगा। सो प्यारे दोस्तों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चल रहा है ना हमारा, इसके क्या क्या फायदे, जो बॉस है, जो मैनेजमेंट है, उसमें वर्कलोड में क्या होती है, खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। अब सारा वर्कलोड किस में बढ़ जाता है, वर्कर को। वर्कर को नया नया काम करने को, सीखने को मिलता है, तो वर्कर में डेवलपमेंट नहीं आती है, आती है लर्निंग होती है प्यारे दोस्तों। अच्छा, सारा काम अब बॉस करता है या सारे लोग मिलके करते हैं, मिलके करते हैं, तो सारी टीम के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्विक डिसीजन हो जाता है। सो प्यारे दोस्तों, सबऑर्डिनेट को नया नया काम करने और सीखने को मिलता है, तो इसलिए मॉरल उनका क्या हो जाता है, लेस या हाई, और सारे लोग मिलकर काम करना सीख जाते हैं, तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये किसके फायदे हैं भैया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पक्का ना भैया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पहला काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एब्सोल्यूट, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहलाता है, कोई भी बॉस डेलीगेट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट। सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एंड द लास्ट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का ये एक नेचर है, क्या है भैया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक बॉस होता है, कौन होता है भैया, बॉस हाईली क्वालिफाइड होता है। क्या होता है भैया, हाईली, उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के कारण इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, इसीलिए बाकी लोगों को ऑर्डर देता है, क्या देता है,
और बाय फोर्स बाय ऑर्डर उनसे बाय फोर्स काम कराता है. कोई ऑर्डर ऑबे नहीं करता तो क्या करता है, उसको पनिशमेंट देता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. अनदर इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, सब इक्वली क्वालिफाइड होते हैं. क्या होते हैं? सब इक्वली इक्वल पर्सन होते हैं. इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम ज्यादा या इक्वल एफिशिएंट होते हैं? हाईली क्वालिफाइड हाईली इक्वली कैपेबल पर्सन होते हैं. इसीलिए एक दूसरे से शेयरिंग बेसिस पे हेल्पिंग बेसिस पे काम कराते हैं. कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता, कोई पनिशमेंट दी ही नहीं जा सकती. रिक्वेस्टिंग टोन पर और हेल्पिंग टोन में काम कराते हैं. दैट इज सेंट्रलाइजेशन और एंड डिसेंट. किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन या दोनों? ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है ना भैया. दिस इज द लास्ट टॉपिक. क्या था भैया? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट. एक बार सारे टॉपिकों को लेके आना चैप्टर के. पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. प्रोसेस याद दिलाओ. पहला डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन. फिर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर चौथा रिपोर्टिंग रिलेशन. फिर प्यारे दोस्तों क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. दो टाइप बताओ, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर. फिर इसके फायदे घाटे और इसके कब कौन सा अच्छा ये पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके फायदे घाटे पढ़े. फिर क्या पढ़ा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ट्रायंगल. तीन स्टेप बताओ. पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी. इसमें कौन सा प्रिंसिपल आया? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. फिर आगे चले क्या आया? आठवां टॉपिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ. हाँ मजा आ गया. इतना बड़ा चैप्टर 15 मिनट में हो गया तैयार. याद चले दोस्तों आगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मैं इसको हटाऊंगा, नए चैप्टर को लेके आऊंगा. टाइम 10 मिनट बचते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? स्टाफिंग. सबसे पहले आना चाहिए व्हाट वी मेंट बाय द स्टाफिंग. पहले दोस्तों हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिक्विजिट क्वालिफाइड एफिशिएंट पीपल्स को अपने यहाँ अपॉइंट कर लेना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग. तो स्टाफिंग के अंदर क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग. प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है, कितने लोगों को किस किस एफिशिएंसी की लोगों की जरूरत है. फिर प्यारे दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन. एंड इतना ही नहीं, फिर उन लोगों को जिनको अपॉइंट किया वो हमारे पास टिके रहें, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ पीपल. तो प्यारे दोस्तों कब से स्टार्ट होता है स्टाफिंग? प्लानिंग से शुरू हो जाता है. इसके अंदर हमने कीवर्ड लेके आए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सन. इन सबको तीन बड़ी भागों में बांटा जा सकता है. प्यारे दोस्तों स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्रूटमेंट. क्या भैया? रिक्रूटमेंट का क्या मतलब भैया? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करो कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. जॉब के लिए. फिर प्यारे दोस्तों फिर क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस. कैसा है भैया? अब जितनी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, अब उसके अंदर से बेस्ट एबल पर्सन को सिलेक्ट करना. अच्छा इसमें अब ज्यादा आ गए तो उसमें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं? That's why selection is called negative process. फिर प्यारे दोस्तों जब लोगों को सिलेक्ट कर लिया, उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो हमारे काम को ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा इफेक्टिव के साथ कर सके. एंड तीनों चीजों को कंबाइन करें, देन दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग. स्टाफिंग के तीन प्रोसेस के बेस एलिमेंट बहुत सारी चीजें. तीन बेसिक क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो प्यारे दोस्तों फायदे क्या होंगे स्टाफिंग के? बहुत सारे फायदे. सो कॉम्पिटेंट पर्सन मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. तान्या एक्स्ट्रा लाइट बंद कर बहन. तान्या बहन एक्स्ट्रा लाइट बंद करना, लाइट गई है. ग्रोथ कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. और इसके बाद वाले स्टाफिंग के अंदर भैया बाद में आते हैं डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. इन तीनों में हेल्प होएगी. सो जितने मर्जी बना के लिखो सब हो जाते हैं. फिर क्या है भैया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या भैया? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले अभी डेफिनेशन में ही आया था. पहले क्या करेंगे? मैन पावर प्लानिंग. क्या भैया? मैन पावर प्लानिंग के लिए दो कीमती वर्ड है, वर्क लोड एंड फोर्स एनालिसिस. क्या भैया?
तो हम पहले ये देखेंगे हमें एस्टिमेट प्रोडक्शन कितना करना है। उस एस्टिमेट प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए फिर हम ये देखेंगे हमारे पास कितने वर्किंग आवर है, कितना टाइम लगेगा, फिर उस टाइम के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स एनालिसिस। तो पहले क्या करेंगे, वर्क लोड कितना काम करना है उसका कैलकुलेट करेंगे, फिर उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कौन सा एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस। वर्क एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, क्या ये दोनों आगे पार्ट नए नए नाम है भैया। फिर आ जाओ, उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब याद दिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो हमारी फर्म में अप्लाई कर सके। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, सिलेक्टेड लोगों को प्लेस कर देंगे, जो भी उनका डेजिग्नेशन होगा, जो भी उनकी सीट होगी वहाँ पर लेके जाएंगे और ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाएंगे। कौन सा प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम शॉर्ट पीरियड का होता है, तो उसे बताते हैं कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसको ऑर्डर देने हैं, क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना, लिस्ट ऑफ एक्शन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आती है भैया। फिर प्यारे दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कब चलता है, जब नया आदमी आता है तब चलता है या हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा, ताकि उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम हमेशा अच्छे तरीके से बढ़ा सके। फिर आखिरी में करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन सा अप्रेजल, ए साहिल भाई तू जानकार होगा यार, व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाम इम्प्रूव का बिल्कुल काम नहीं, और कोई। हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हर आदमी की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। कीवर्ड क्या है, तो साल के दौरान हमने हर एक व्यक्ति को क्या क्या काम दिया और उसने उस जॉब को कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म किया, दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन सा अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3, जय माता दी, अब ठीक हो गया। सो प्यारे दोस्तों क्या क्या फिर गया, तो दोबारा बताओ, पहला क्या था, मैन पावर प्लानिंग, दो कीवर्ड, वर्कलोड एंड फोर्स एनालिसिस, फिर रिक्रूटमेंट, फिर 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 हम होंगे। चलो दोस्तों ये इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग। अच्छा, अब बड़ी चीज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज द बाबा आइटम एंड दिस इज बाबा का बेबी। क्लियर है ना भैया, स्टाफिंग इज अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करके हमें पता चल जाएगा किस कैपेबिलिटी के कितने लोग चाहिए, तो उन लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। यहाँ पे स्टाफिंग के सारे काम आ गए। फिर स्टाफिंग के बाद इतना ही नहीं रुकेंगे, जितने भी लोग हैं उनका कैरियर कैसे बनेगा, अब ये उनके हिसाब से सोच रहे हैं, फर्म के हिसाब से नहीं सोच रहे। सो कैरियर डेवलपमेंट करेंगे। फिर हर एक का परफॉर्मेंस अप्रेजल का कीवर्ड याद दिलाओ, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। फिर खाली रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे या आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, सोशल सिक्योरिटी देंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना कि वो कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। क्लियर है ना भैया। सो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट। तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी भैया, रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के कितने तरीके, दो। कौन कौन से, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक बार मैं माइक को बंद करके खोलूं तो शायद सही हो जाएगा। हेलो चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक। सो आइए जनाब, दिस इज माय वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्रूटमेंट। द टू टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले अट्रैक्ट मोर और मोर कैंडिडेट फॉर, जो जॉब के लिए अप्लाई करें। जॉब के लिए क्या करें, खाली विश नहीं करें, अप्लाई भी कर दें। तो प्यारे दोस्तों दो टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वेकेंट पोस्ट हैं इंटरनल किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग को वहां ट्रांसफर करते हैं, या किसी लोअर लेवल पर्सन को प्रमोशन दे देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं। एक्सटर्नल के अंदर हम किसी बाहर वाले पर्सन को जॉब के लिए इंस्पायर करते हैं और इनवाइट करते हैं। सो प्यारे दोस्तों इंटरनल के दो तरीके क्या होते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। चिल्ला के बोलें। सो प्यारे दोस्तों देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कौन सा,
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या क्या तरीके? पहला, ये सबको आते होंगे, नाम से बताना। डायरेक्ट मीन्स क्या? कोई भी आया इंक्वायरी के लिए, उसे चेक किया और हाथ की हाथ जॉब दे दी, दैट इज व्हाट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा, कैजुअल कॉलर के अंदर क्या करते हैं? हाँ, जो लोग आते रहेंगे हमारे पास, बीच बीच में उनका डाटा इकट्ठा करते रहेंगे। डाटा अब हाथ के हाथ जॉब पे नहीं बिठाएंगे, और उनका जब जरूरत पड़ेगी उस डाटा से हम उनको कॉल करके बुला लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सरकार, हर देश की सरकार अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाती है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड पीपल्स का उनकी क्वालिफिकेशन के साथ डाटा होता है। हमें जो भी लोगों की जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे, डाटा उनसे गैदर करेंगे और कॉल करके उनको बुलाएंगे। देन द फोर्थ वन इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट के लिए हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहाँ बेस्ट कैपेबल पर्सन को, न्यू टैलेंटेड पीपल्स को ढूंढेंगे और उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। प्यारे दोस्तों, कैंपस प्लेसमेंट में बहुत केस स्टडी आती है। किस जगह कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है? जहां हमें हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन की जरूरत हो। किसकी भैया? नॉर्मल क्वालिफिकेशन की, हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन, हाई स्किल चाहिए हो। हमारा काम रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का हो। किसका हो भैया? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन का हो। तो हमें हाईली ऐसे लोग चाहिए जो नए तरीके से सोच सकें, नए आइडिया रखते हो। तो वर्क फोर्स जो कॉलेज की है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की है, उनकी वर्क फोर्स डिफरेंट होगी। देन द फिफ्थ इज कॉल्ड व्हाट? प्लेसमेंट एजेंसी। हम प्लेसमेंट एजेंसी बोले तो नौकरी डॉट कॉम पे जाएंगे, वहां से रिक्विजिट लोगों का डाटा लेंगे एंड देन उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेंगे। अब नौकरी, प्लेसमेंट एजेंसी क्या कॉस्टलेस काम है या खर्चा आएगा? फिर मेरे दोस्तों छठा क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पेपर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो किसी भी तरीके से एडवर्टाइज करें, इट इज़ नॉट ए कॉस्टलेस वर्क, इसके अंदर खर्चा आता है, इट्स अ टाइम इन्वॉल्विंग प्रोसेस। सो एडवर्टाइजमेंट से हम बहुत सारे, इसके अंदर फायदा क्या है? मास पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किससे किसको कर सकते हैं? मास पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन होना ही था। तो भैया लाइव वालों, समझ में आ रहा था? हाँ, हो गया सही। चलो दोस्तों, इंटरनेट गया, 2 मिनट में रिवाइव करेगा। बहन एक्स्ट्रा लाइट बंद कर, तान्या जल्दी से सारी कॉरिडोर के सारे स्विच बंद कर। कॉरिडोर के आपके पास जो स्विच है वो बंद करो। पाँच मिनट देखते हैं, जरूरत लगेगी तो यूनिट शिफ्ट करेंगे।